70 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आज डीडीसी इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ जो हैं वो वोट डाल रहे हैं, और इसी तरीके की एक जद्दोजहद और भी लोग लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ जम्मू कश्मीर में बसे हैं। और उन्हीं में से आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो इनके चेयरमैन हैं, राजीव चुन्नी जी। ये SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और काफ़ी सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से POK से जो लोग विस्थापित होकर यहाँ पर आए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ अभी भी पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं। सरकार जिस तरीके से यहाँ पर नज़रअंदाजी कर रही है इनके साथ, उसी पर आज बात करेंगे। तो राजीव जी, आप बताइए, पिछले काफ़ी सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पर हैं उन्हें आज पहली बार वोटिंग राइट्स मिले हैं, क्या लगता है आपको? क्या आपको दिखता है कि आने वाले दिनों में कुछ आपके लिए भी हो सकता है? देखें, ये स्वागत योग्य कदम है क्योंकि उनको उनके अधिकारों से महरूम किया गया था। हालांकि सबसे पहले जो लड़ाई यहाँ शुरू की गई थी वो मैंने ही शुरू की थी। एक रेफ्यूजी यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, उसमें मैंने वेस्ट पाकिस्तानियों को भी जोड़ा, 65-71 के डिस्प्लेस पर्सन को भी जोड़ा, और POJK के जिसका मैं नेतृत्व करता हूँ, इन सब को जोड़कर हमने रेफ्यूजी यूनाइटेड फ्रंट बनाया और लड़ाई हमने शुरू की। और 2006 में मुझे याद है गुलाम नबी आज़ाद साहब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर जम्मू में दरबार खुल रहा था, तो हमने जम्मू बंद की कॉल दी थी तब रेफ्यूजीज़ के नाम पर। और कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि रेफ्यूजी कैसे जम्मू बंद कराएंगे, ये तो एक पर्टिकुलर पार्टी है जो करा सकती है। लेकिन बड़ा हिस्टोरिकल बंद हुआ, और बंद होने के बाद यहाँ पर एक वादवा कमीशन बना। उस वादवा कमीशन में इन तीनों लोगों को लाया गया, पश्चिमी पाकिस्तानियों को भी, POJK रेफ्यूजीज़ को भी, और 65-71 के वार रेफ्यूजीज़ को भी। और मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी हो रहा है इसमें वादवा साहब की एक बहुत बड़ी बात थी। बड़े एक नेक इंसान थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो, तो उन्होंने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस करी और एक बुनियाद बनाई कि इन लोगों को इंसाफ मिले। और चूँकि इनके हमें तो कोई यहाँ पर नागरिकता की कोई दिक्कत नहीं थी, ना हमें ना 65 और 71 वालों को। नागरिकता की दिक्कत और वोट की दिक्कत जो थी वो पश्चिमी पाकिस्तानियों को थी, यहाँ के गोरखास को थी, और बाल्मीकीज़ को थी। और बाल्मीकीज़ के साथ भी आप देखो कितना जुल्म हुआ कि उनको हम यहाँ लाए कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी कम हैं तो आप आइए, हम आपको यहाँ अधिकार देंगे। हालांकि वो आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको पता था यहाँ पर अधिकार मिलने मुश्किल है। लेकिन हम लाए, लाने के बाद उनकी जनरेशन्स यहाँ पर पैदा हुई, लेकिन हमने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। तो अब जाकर ये धारा 370 और 35 से हटने के बाद इनको अधिकार मिले हैं। तो लेकिन एक बात मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि अगर इनको वोटिंग राइट हमने दिया है तो उसके लिए बाकायदा एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी एलिजिबल वोटर्स बनाने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज हुई नहीं है। अब वो कैसे वोट डाल पाएंगे, क्या मॉडस ऑपरेंडी होगी, किस तरीके से सरकार इनको एकोमोडेट करेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको एकोमोडेट करना चाहिए ताकि इनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए। 70 सालों से तो ये लोग महरूम हैं इस बात से, और बड़ी दिक्कतें भी बेचारों ने उसका सामना किया। और मुझे याद है आजकल बेचारे सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी जो थे वो उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी मजदूरियां करके उनको पढ़ाया, काफ़ी क्वालिफाइड हैं वो, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती थी, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे या यहाँ का वो नागरिकता नहीं थी। तो चलें, इससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर शंका है कि वो कैसे हो पाएगा। आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक पश्चिमी पाकिस्तानी उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किया है सरपंच के चुनाव में परगवाल से, लेकिन उसकी शिकायत ये है कि अगर पार्टी मैंडेट देती, जो ये आज दावा कर रही है कि उसने ही सारा कुछ किया, तो बेहतर था। तो उसको भी लगता हाँ जी हमारे साथ इंसाफ हुआ है। चलें, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, अब लोग उसका फैसला करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमारे मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा ठाकुर साहब, हमारे मामले में इंसाफ नहीं हुआ। हालांकि जब ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। हम इनको बार बार कहते हैं, ये ठीक है कि हमारी कमज़ोरी हिंदुस्तान की ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर तो हैं भारत, लेकिन हम यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी लॉ के सिग्नेटरी नहीं हैं, जिस वजह से क्या होता है
कि हम सीधे यूनाइटेड नेशन के पास नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस हमें भारत सरकार रिफ्यूजी का दर्जा ना दे। वो दे नहीं रहे, ना उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि एक डिस्प्लेस को आखिर कैसे ट्रीट करना है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आप देखें घाटी से विस्थापित जो है उसको हम मंथली कैश रिलीफ देते हैं, उनको हम राशन देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं, कैंपों से उठाकर बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हमने उनके लिए सैटेलाइट टाउन बनाए हैं। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ इसका, लेकिन ये चीज़ें हमारे लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती थी? तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और बड़े मैंडेट के साथ बनाई, उसके बाद जो POJK से लोग आए थे यहाँ पर जो बसे थे, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की गई, कंपनसेशंस भी आई कुछ, तो क्या लगता है आपको कि खाली वो कंपनसेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, या आप जिस तरीके की जंग लड़ रहे थे वो अभी कदम बहुत दूर है उससे? देखें, एक मजाक है उस कंपनसेशन की आप बात करो, क्योंकि कंपनसेशन आप उन लोगों को दे रहे हैं जिनमें से 90% लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। 1947 में जो ओरिजिनली डिस्प्लेस हुए थे, हम तो उनके ऑफशूट्स हैं, आज हमारी तीसरी पीढ़ी है। तो एक तो किसी के हिस्से कुछ नहीं आया, मजाक बन गया, और ये कहने के लिए सरकार के पास एक हो गया कि हमने दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर दिया है तो बराबरी करिए, जो आप घाटी के विस्थापित के लिए करते हैं इनके लिए भी करिए। और सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो ये है, आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें मेरे इलाके के लिए खाली पड़ी हुई हैं। हम इनको बार बार कहते हैं कि हम 1/3 लोग वहाँ से यहाँ आ चुके हैं और आपके पास उपलब्ध हैं, आप हमारी सीटें हमें अलग करके दीजिए। जब तक हमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी हमारी, मैं समझता हूँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। कारण ये है कि आप देख लें 70 साल ऐसे नहीं बीत गए, उस दौरान यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी जीत के गए, कई सारे विधायक बने, कई सारी सरकारें बनी, लेकिन किसी ने हमारा वो मुद्दा नहीं उठाया। आज भी जब इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट का स्टेटस बदला है, इसको UT बनाया है, यहाँ की जो असेंबली बनाई है, मैं हैरान हूँ कि उसको आपने 90 मेंबर्स असेंबली बनाई है, लेकिन जो 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की हैं उसको आपने बोला कि वो फ्रीज़ रहेंगी। क्यों रहेंगी फ्रीज़ भाई? जब मैं यहाँ हूँ, मैं मीरपुर से हूँ, कोई पुंछ से है, कोई मुजफ्फराबाद से है, कोई गिलगित बाल्तिस्तान से है, वो यहाँ उपलब्ध है आपके पास। आप उनको ये फ्लोटिंग सेगमेंट बना के दीजिए, उनके विधायक वहाँ आकर बैठें, 8 सीटें बनती हैं 8 दीजिए, 9 बनती हैं 9 दीजिए। आपने सारी की सारी फ्रीज़ क्यों कर रखी हैं? तो तब जाकर मैं समझता हूँ कि हमारा भला हो पाएगा। आज हालत ये है कि LG साहब हमारी बात नहीं सुनते, यहाँ चीफ मिनिस्टर थे वो हमारी बात नहीं सुनते। अब पता नहीं उनको कौन सलाह देता है, कौन लोग उनके पीछे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी हमने परसों अपना संविधान दिवस मनाया है, उसका एक प्रियम्बल है इक्वलिटी, बराबरी, वो तो मिसिंग है। तो जिस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस में होम मिनिस्टर बात करते हैं कि POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हमें कहते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और किसी न किसी दिन उसे ज़रूर हिंदुस्तान के साथ दोबारा से जोड़ा जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग इसी तरीके से सफ़र करेंगे, या इनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए? देखें, हम तो पहले दिन से ये इच्छा कर रहे हैं कि वो इलाका पुनः हिंदुस्तान के साथ जुड़े, लिए जोड़े, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ जब तक वो जुड़ता है, आप कोई हमारे नाक के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर तो लगाइए ताकि लोग जिंदा रहें, मर ना जाए। अगर आपकी नीति ये है कि जब तक कश्मीरी विस्थापित कश्मीर घाटी में वापस जाता है उसकी मदद सरकार करती रहेगी हर महीने, कैश की शक्ल में, राशन की शक्ल में, मिट्टी के तेल की शक्ल में, रहने की शक्ल में, बिजली मुहैया कराने की शक्ल में और सारी चीज़ों में, तो ये चीज़ें इन लोगों के लिए क्यों नहीं कि जब तक पाक अधिकृत कश्मीर वापस आता है तो चलो जी इनको कोई सहारा देते हैं। ये सरकार का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। लेकिन आप हैरान होंगे, आज की तारीख में भी 7 दशक बीत जाने के बाद हमारे लोग कैंपों में रहते हैं। आज की तारीख में भी 39 डिस्प्लेस पर्सन्स कैंप्स हैं जिनको सरकार की रिकॉर्ड में भी हैं, वो कोई छुपे हुए कैंप नहीं है। वहाँ आज भी अगर कोई स्कूल है तो वहाँ लिखा है कि फलाने कैंप वाला स्कूल। ये मजाक है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी मानव अधिकारों का हनन पूरी दुनिया का आप इतिहास खंगाल लो, आपको नहीं मिलता। तो बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजीव चुन्नी,
ये SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 70 साल के बाद उन्हें वोटिंग राइट्स मिले हैं, इन्हें उम्मीद तो है कि भारत सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, मगर इनका एक रोष ये है कि जिस तरीके से 70 साल से भी ज़्यादा लंबा समय हो गया है, अभी भी इनके लोग रेफ्यूजी कैंप्स में हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता जो है वो सरकार से नहीं मिल रही है। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।